नमस्कार, ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बहस का नंबर 1 शो है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आज का मुद्दा ये कि क्या किसान अब राजनीतिक दलों के लिए अन्नदाता नहीं बल्कि वोट दाता हो गया है। एक तरफ पुलिस की गोली से 5 किसानों की मौत पर बैकफुट पर आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के दशहरा मैदान में उपवास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों की समस्याओं को समझने के लिए वो वहीं से काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष और किसान संगठन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। आज दिल्ली में 62 किसान संगठनों की बैठक के बाद किसान संगठनों ने चेतावनी दी है, वार्निंग, कि किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन अब किया जाएगा। शिवराज सरकार को बर्खास्त करने की मांग हो रही है। साथ ही 16 जून को देश भर के हाईवे को 3 घंटे तक के लिए जाम कर दिया जाएगा, यह अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में क्या किसानों का नाम लेकर मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है? क्या किसान देश में राजनीति का नया बहाना बन गए हैं? अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ 7 राज्यों में किसानों के नाम पर आंदोलन हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन सिर्फ किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने, कर्ज में डूबे छोटे किसानों की मदद करने जैसी मांगों के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी राजनीतिक साजिश भी है? किसान आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश में हुई हिंसा के दौरान कुछ कांग्रेस नेता टीवी कैमरास पर माहौल बिगाड़ते हुए दिख रहे थे। सवाल ये कि आखिर ये किसान आंदोलन का हिस्सा कैसे हो सकता है? सवाल ये भी कि बीजेपी सरकार जब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान देश भर में सबसे ज्यादा कृषि विकास का दावा आंकड़ों के जरिए होता है, तो फिर वो कौन सी वजह है कि उनके राज्य में किसान इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं? सवाल तो यह भी कि जब किसान आंदोलन के जरिए प्रदेश का माहौल बिगड़ा है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उपवास के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या उपवास से प्रदेश का प्रशासन संभलेगा? क्या उपवास से किसानों की समस्याएं हल हो जाएंगी? क्यों ना कहा जाए कि आज किसान हर एक दल के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति की फसल बन के रह गया है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे आपको इंट्रोडक्शन आपका करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। पूरे प्रदेश के किसान ध्यान से सुन ले, किसानों को लाभकारी मूल्य देना मध्य प्रदेश की धरती पर सुनिश्चित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जो बात पे बैठे हैं, उनकी नाटक और नौटंकी है। 18% ब्याज का कर्जा घटा के हमने किया 0%, और शायद दुनिया में कहीं नहीं होता। ये मध्य प्रदेश की धरती पर होता है कि 1 लाख ले जाओ खाद बीज के लिए और 90,000 दे जाओ, बाकी सरकार अपने खजाने से वापिस करवाएगी। -10% ब्याज पर कर्जा देने का चमत्कार कहीं हुआ, अपने मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ। और सरकार दमन बल मुताबिक है। सरकार आपने छुपा नहीं है। अभी तक 12 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। 7 राज्यों में मध्य प्रदेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन चालू कर दिया है, और अब पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ होने जा रहा है। कांग्रेस सिचुएशन बिगाड़ रही, अपना पाप दूसरे के मत्थे डलना, आपकी नाकामी को दूसरे के सर पे डालना, ये किस तरह का न्याय है भाई? आपने पूरे प्रदेश में आंदोलन फैलने लगा, अब आप उपवास पे बैठ रहे हैं। उपवास रखने से किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी। किसान की भूख मिटाए, फिर उसके बाद भूखे रहने का नाटक करें। मांगे पूरे देश के किसानों की मांग है कि जो कर्जा किसानों के ऊपर है वो एक बार पूरा माफ होना चाहिए। किसान धरातल पर आ जाए, किसान जमीन उस पर आ जाए, कर्जा ना हो, इसके लिए सरकार कमेटी बनाए, उसके सुझाव ले। जो केसीसी पे 120% का इंटरेस्ट किसान देता है, वो क्यों दे? मध्य प्रदेश में किसान के कर्ज माफी का कोई स्थान नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता कि हमने जब 2008 में मैं मिनिस्टर बना, तो हमारा जो घोषणा पत्र था उसमें हमने कहा था 3% ब्याज दर पर कृषकों को अल्पकालीन ऋण दिया जाएगा। उसको हमने लागू किया। हमने 5 साल में उसको पालन करना था, लेकिन हमने दूसरे साल उसी साल 3% कर दिया, नेक्स्ट ईयर 1% कर दिया,
और 4 साल तक 0% ब्याज लिया। आज हम ब्याज नहीं बल्कि सामग्री में मूलधन पे 10% कम ले रहे हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के उपवास कार्ड से शांत होंगे किसान? दूसरा सवाल, क्या किसान बनेंगे मोदी के खिलाफ विपक्ष का ब्रह्मास्त्र? तीसरा सवाल, क्या किसान आंदोलन को कांग्रेस गुमराह कर रही है? चौथा सवाल, क्या किसान के कर्ज पर राजनीति मालपुए खा रही है? और ताल ठोक के आज का पांचवां सवाल, कि क्या अब किसान से चमकेगी सियासी दुकान? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पात्रा, सम्बित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी सेंट्रल कमेटी में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पात्रा आपका। अजय दुबे साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय सरदाना साहब यहाँ पर अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो में, एक निजी कंपनी के फूड सिक्योरिटी एंड एग्री बिजनेस डिपार्टमेंट के हेड है। सुधीर पुष्पेंद्र सिंह साहब किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। किसानों से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। शुरुआत में आप सबको 1.5 मिनट का मौका मिलेगा और शुरुआत डॉक्टर पात्रा मैं आप ही से कर रही हूं। सर, मध्य प्रदेश में सरकार आपकी है, आप प्रशासन चलाएं या उपवास करें? उपवास से हल हो जाएगा? वहां केजरीवाल उपवास करते हैं तो आप खिल्लियां उड़ाते हैं कि भाई आप उपवास करेंगे तो काम कौन करेगा। आज यही काम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। नहीं, जहाँ तक उपवास का सवाल है, उपवास तो उन्होंने एक इस दृष्टिकोण से किया है कि कानून की व्यवस्था ठीक हो और शांति बहाली हो, लोगों को अपील किया है। जहाँ तक काम करने का सवाल है, मैं वो 7 पॉइंट या 8 पॉइंट गिनवाता हूँ जो काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किया हुआ है। नंबर 1, आपको जान के खुशी होगी कि मध्य प्रदेश वह स्थान है पूरे भारतवर्ष में जहां कृषि दर सबसे अधिक है, लगभग 20 से 25% तक है। दूसरी बात है 0% इंटरेस्ट में अगर पूरे भारतवर्ष में कहीं ब्याज मिलता है कृषकों को तो वो मध्य प्रदेश है। दिग्विजय सिंह जी के समय 18% पे मिलता था। उसके बाद आप देखिए एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जब दिग्विजय जी वहां पे मुख्यमंत्री थे 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन केवल इरिगेशन के अंडर था। जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने तो वो अब बढ़ के 40 लाख हेक्टेयर बन चुका है, 60 लाख हेक्टेयर की ओर बढ़ रहा है। जो किसान वहां ब्याज लेता है वो ब्याज जब लौटाता है तो सरकार उसे 10% मुनाफा देती है, अर्थात 10% सब्सिडी देती है। अगर 100 रुपए लेता है ब्याज तो लौटाते समय 90 रुपए ही लौटाता है। नर्मदा के पानी को मालवा रीजन में इरिगेशन के लिए लाया जा रहा है और एक बड़ा लेक वहां ऑलरेडी बन चुका है। 70 लाख टन गेहूं जो है वो प्रोक्योर कर लिया गया है ताकि एमएसपी किसानों को मिल सके। जो कांदा अर्थात प्याज होता है उसको खरीदने की कीमत पिछले साल 6 रुपए थी, किसानों के डिमांड पर उसे अब 8 रुपए कर दिया गया है प्रति किलो। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के नाम पे 1000 रुपए का कोष निर्धारित किया गया है। 10 ठीक है सर, अगर इतनी सारी चीजें हैं तो मेरा किसान, इस देश का किसान क्यों हड़ताल कर रहा है? क्यों वो गोलियों के आगे आ रहा है? क्यों उसको अपने खेतों को छोड़कर और ये कुंभकर्णी नींद से जगाने की कोशिश करनी पड़ रही है सरकार को? अगर इतना कुछ हो रहा है तो ये पेपर में है, ये जमीन पर क्यों नहीं नजर आ रहा है साहब? ये एक सीधा सा सवाल है। अब दुबे साहब, अब सवाल मेरा आपसे है, आप किसानों की खेती, उनकी जमीन, उनकी फसल को मजबूती देने के लिए आए हैं या राहुल गांधी को मजबूती देने के लिए आज किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं? रूबिका जी, मुझे इस बात का संतोष होता जो आपके राज्य का जी न्यूज़ तो दिखाया लेकिन आपने नहीं दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि आंदोलन में हिंसा भड़काने के लिए हथियार बांट रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, प्रारंभ की इन्होंने, ये कृषि मंत्री ने भी कहा कि हमने 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किसानों को लोन दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा 52,000 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है। ये स्कीम सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक के लिए और कोऑपरेटिव बैंक का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए है और वो भी मियाद निकल जाने के बाद 9 और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किसानों से चार्ज किया जा रहा है। इतनी भीषण समस्या देश में आखिर क्यों बनी? वो इसलिए बनी कि इतना बंपर उत्पादन होने के बाद भी मोदी सरकार ने विदेशों से गेहूं को इंपोर्ट कर लिया और जो प्रिक्योरमेंट था गेहूं का वो इस साल 56 लाख मेट्रिक टन कम किया। दाल का जो उत्पादन है वो 22.40 मिलियन टन, जितनी दाल चाहिए उतना उत्पादन हुआ, मगर 54 लाख टन
दाल का आयात कर लिया और प्राइस क्रैश हो गए, किसानों को लागत का मूल्य नहीं मिला। जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है तो क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में जान लीजिए। 21 लाख कृषि पंपों पर ये कहते हैं कि 10 महीने 8 घंटे तक किसान पंप चलाता है और उसके बिल का मूल्यांकन करके 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का मध्य प्रदेश में घोटाला कर रहे हैं। 4,000 करोड़ रुपए के बजट एलोकेशन में सिर्फ 780 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और कहते हैं केंद्रीय योजनाओं का फंडिंग पैटर्न चेंज हो गया। अरे सर, इसका दूसरा तरीका भी तो है। आपके करेरा के विधायक शकुंतला खटीक जाके कहती है कि जाओ आग लगा दो थाने में। आपने देखा कि किस तरीके से आपके दूसरे जो नेता हैं वो भी इसको वायलेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बीजेपी के जनप्रतिनिधियों का चलाइए तो सही, हथियार बांट रहे हैं आंदोलन के लिए। ठीक है, आप हमें वो वीडियो दीजिए। मध्य प्रदेश के चैनल ने चलाया दीजिए बबली दरबार का वीडियो। अभय जी, वो तस्वीर आप मुझे दीजिए। आपके पास है, मध्य प्रदेश के चैनल ने चलाया है। अगर ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के जी न्यूज ने कल दिन भर चलाया है, मैं बधाई देता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और वो किसका है? एसएल ग्रुप का ही है सर। हम सब एक ही हैं, सिस्टर कंसर्न है। जी, इसीलिए इस बात को समझिए आप। बहरहाल विजय सरदाना जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप वो वीडियो जरूर दीजिएगा और वीडियो दे देने के बाद वहां हथियार बांट रहे हैं तो आप थाने में आग लगा देंगे, इसको इज इक्वल टू नहीं कर सकते हैं आप, बाय द वे। लेकिन विजय सरदाना जी, ये आप मेरे साथ बहुत टाइम से जब हमने डिबेट किए विजय जी, और खासकर डीमोनेटाइजेशन जब हो रहा था वो मुद्दा, मुझे याद है आपने सबसे ज्यादा चिंता इसी चीज को लेकर जताई थी कि देखिए फसल जब खड़ी हो जाएगी और जब उसे बेचने की बारी आएगी उसके लिए सरकार को तैयारी करनी चाहिए। और अभी दिख रहा है कि डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा देखिए, मैं सीधी सी बात करता हूं कि एग्रीकल्चर हिंदुस्तान में एक राजनीतिक एक्टिविटी है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इसलिए जब भी हम किसान की बात करते हैं उसमें राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है और अक्सर किसान की बात चुनाव के आसपास होती है। अब 2 साल रह गए नेशनल चुनाव में, तो निश्चित रूप से बातें होंगी और बढ़ेगा आने वाले समय में। मेरा सिर्फ सत्तारूढ़ दल से और बीजेपी से निवेदन ये है कि आपने 2014 के अपने घोषणा पत्र में एग्रीकल्चर पे बड़ी अच्छी बातें कही थी। बहुत अच्छा लगा था पढ़ के कि कोई पहली बार सोच ले के एग्रीकल्चर को बदलने की दृष्टि से आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि बीजेपी अगर अपना मैनिफेस्टो ही इंप्लीमेंट कर देती तो आज ये मुसीबतें किसान की नहीं होती। सिंपल सी बात थी कि 50% हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर आपको पैसा देंगे, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। ये किसान की मांग नहीं है आज, ये बीजेपी का मैनिफेस्टो कहता है। कोई भी चाहे डाउनलोड करके बीजेपी की वेबसाइट से पढ़ ले। लेकिन 4 महीने बाद जाके बीजेपी सरकार ने, मोदी साहब की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि ये हम कर नहीं सकते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर 50% अब दे नहीं सकते। तो क्या आपने जब ये अपने आंकड़े रखे थे मैनिफेस्टो में तो क्या सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से थे या कुछ करने की भी नीयत थी? ये बहुत चिंता की बात है कि क्या हम किसानों को सिर्फ वोट बैंक ट्रीट करेंगे या इस देश के माननीय सिटीजन के रूप में कभी स्वीकार करेंगे? ये चिंता है मेरे को और ये हमें बदलना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स की बात है, पॉलिसीज की बात है, आज हम फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। हर जगह पे पॉलिसी की हालत खराब है और आज तक बीजेपी की एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं आई है। ये हमें समझना पड़ेगा। डॉक्टर पात्रा, ये सारे सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब दीजिए, क्योंकि अमित शाह खुद ये कहते थे कुछ चीजें तो जुमला थी, तो क्या ये वाकई जुमला थी? इसीलिए चीजें नहीं हो पा रही हैं। चौधरी साहब, मेरा आपसे सवाल है, ये आंकड़े तो देखिए तो रूह कपाने वाले आंकड़े हैं सर। जिस देश में 60% से ज्यादा की आबादी खेती में अपना सब कुछ झोंक देती है, अपनी जिंदगी, अपनी मेहनत, उस देश में किसान आत्महत्या करते हैं 8,007, खेती और मजदूर उसमें 4,595 हैं। कुल आत्महत्याएं हैं, ये मैं आपको जो बता रही हूँ, कुल आत्महत्या 12,602, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है 2015 का सर। बिल्कुल, असली आंकड़ा तो ये है रूबिका जी कि पिछले 20 सालों में लगभग 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या इस देश में कृषि में जो है की है, कृषि के कारणों से की है। अब यदि हम जो आपने 60% या 55% लोग निर्भर हैं खेती पर, आज़ादी के समय भी इतने ही थे और आज भी इतने ही हैं। आज़ादी के समय कृषि लगभग 50% जो जीडीपी का हुआ करता था, आज घट के जो है 14-15% पे आ गया है। इसके मूल कारण में जाने की हमें आवश्यकता है। इसके मूल में ये है कि जो एमएसपी बढ़ानी चाहिए जिस प्रोपोर्शन में, उस प्रोपोर्शन में किसी सरकार ने आज तक नहीं बढ़ाई।
उदाहरण के तौर पर 1970 में गेहूं 76 रुपए प्रति क्विंटल था, आज जो है बढ़ के 1625 यानी 20-21 गुना हुआ है। लेकिन सरकारी कर्मचारियोहैं की तनख्वाह लगभग 150 से 300 गुना बढ़ चुकी। गोल्ड का प्राइस जो इन्फ्लेशन को एक तरीके से नापता है वो लगभग जो है 165-70 के आसपास गुना बढ़ चुका। तो ये सारी चीजें इसके मूल में है। इसके लिए जो इन्होंने मैनिफेस्टो में वायदे किए थे, जिससे संबित पात्रा जी लगातार बचते रहे हैं और आज भी डायरेक्ट जवाब आपको नहीं देंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि फसलों की लागत का 1.5 गुना मूल्य जो आपने कहा था और आपने ढोल पीट के प्रधानमंत्री जी भी पूरे देश में कहते फिरे थे, वो आपने आज तक 3 साल बीत गए नहीं दिया। इसकी वजह से ही किसानों का लगभग 5-6 लाख करोड़ का नुकसान तो हो चुका है। दूसरा, इन्होंने ये कहा था कि लागत मूल्य हम कम करेंगे, लागत भी इन्होंने कम नहीं की, डिटेल में मैं बाद में इसमें जाऊंगा। इन्होंने ये कहा था कि 2 करोड़ हम नौकरियां देंगे, जिसकी वजह से लैंड के ऊपर से कुछ प्रेशर कम होता। आज तक 6 करोड़ मिल जाती 3 साल के अंदर, तो 2.5-3 करोड़ जो है गांव के बच्चों को भी मिलते। तो ये जो फ्रस्ट्रेटेड यूथ घूम रहा है, जो अवसाद से ग्रसित है, जिसकी जॉब नहीं है, जिसकी शादियां नहीं हो पा रही हो, कहीं ना कहीं ये सारे संगठनों में जुड़ता जा रहा है। लुबाब चौधरी साहब, यही है कि वादे तो मैनिफेस्टो में आपने बहुत सारे कर दिए, इतनी मोटी किताब आपने बना दी, भाषण भी हमें बहुत सारे याद है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने से पहले प्रधानमंत्री वो ये कह रहे थे कि जय जवान जय किसान का नारा दिया करते थे। आज की तारीख में मर किसान मर जवान हो रहे हैं। आज क्या बदला है, क्या सूरत बदली है डॉक्टर पात्रा? मैं आपको बताता हूं। देखिए, जहां तक किसानों के लिए हमने क्या किया, एक साधारण सा एग्जाम्पल लेके देखिए। जब फसल बीमा योजना पहले थी, उसका कवरेज केवल 23% था पूरे भारतवर्ष में। उसको बढ़ा के हमने एम किया है 50% तक करने का, और एक छोटे से कार्यकाल में मात्र 3 वर्षों में उसे 42% किया है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पहले ओलावृष्टि होती थी तो उस पर किसी प्रकार का बीमा नहीं मिलता था, ये सारा कुछ इंक्लूड किया। प्रीमियम को रिड्यूस किया, 1.5% और 2% किया रबी के लिए और खरीफ के लिए। इरिगेशन की जो फील्ड होती है, इरिगेशन के प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत 28.5 लाख हेक्टेयर जमीन को इरिगेशन के अंतर्गत लाया। याद रखिए, वही महाराष्ट्र जहां पर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता था, वही कांग्रेस में जहां पर कि आप अगर कर्ज माफी के लिए भी पैसा देते थे, याद करिए 2009 में उन्होंने जो कर्ज माफी का वादा किया था, उसमें भी सीएजी ने रिपोर्ट किया था कि 52,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया था। जिन किसानों को माफी नहीं देनी थी, जो संभ्रांत किसान थे, उनके नाम पे पैसा मुझे समझ में आता है कि कांग्रेस के बगैर आपकी राजनीति नहीं होगी, मुझे ये बात समझ में आती है, लेकिन किसानों की समस्या के लिए अभी कांग्रेस को दोष देने के लिए आपको नहीं बुलाया है। मुख्य बात 1.5 गुना कीमत की। आपकी सरकार है, कोई दोष नहीं दे रहा है। नहीं, आप महाराष्ट्र में क्या कंपेयर कर रहे हैं? इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। ये बैठे हैं किसान नेता, 1.5 गुना कीमत की बात आपने आज भी नहीं की। मैं 1.5 गुना की बात करो पहले। मैं किसान ने देखिए, मैं किसान नेताओं की बात सुना हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं उत्तर दे रहा हूं। पहली बात है, आप देखिए, जहां तक एमएसपी का सवाल है, क्या यह सच्चाई नहीं है कि व्हीट पर, गेहूं पर भी 100 रुपए पिछले वर्ष एमएसपी बढ़ाया गया, ये 1680 किया गया प्रति क्विंटल? क्या यह सच बात नहीं है कि मूंग दाल, तुअर दाल, इन सभी के ऊपर लगभग 500-600 बढ़ाए गए हैं? 1625 ऐसा है, अगर आप 1625 बढ़ाया, 100 रुपए बढ़ा के किया, पिछले साल 100 रुपए बढ़ाया, बढ़ाया हमने, तो स्वाभाविक। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 19 किसान संगठन क्यों साथ में आ गए? मैं उत्तर दे रहा हूँ, रूबिका जी सुन लीजिए। रूबिका जी, आप उत्तर जाना चाहती है, मैं उत्तर दे रहा हूँ। रूबिका जी, ये दूध कौन बहा रहा है? ये दूध कौन बहा रहा है? पूछिए, एक छोटा सा प्रश्न है, फेसबुक में और ट्विटर में फोटो दिख रहा है। ये किसान आपको लगता है दूध फेंक रहा है? दूध फेंक रहा है? मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, कांग्रेस के लोगों ने नियोजित तरीके से हजारों लीटर दूध फेंका है। हजारों लीटर दूध कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फिकवाया है और फेंका है, बाकायदा झंडा लगा के। अरे किसानों का अपमान मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा एक निवेदन है, मेरा बिल्कुल अपमान नहीं कर रहा है। मैं आपको आप सुन लीजिए, अगर सभी लोग एक साथ बोलेंगे, सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपने सवाल पूछा, मैं उत्तर दे देता हूं। आप मुझे ये बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये किसान नहीं है जो सड़कों पर उतरे हैं?
मैं जो कहना चाहता हूं आप सुनेंगी तो बता दूंगा। चौहान उपवास क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए, क्या किसान कभी हिंसक हो सकता है? रूबिका जी आप बताइए, क्या किसान कभी हिंसक हो सकता है? क्या किसान मार सकता है किसी को? क्या किसान निहत्थे लोगों पे पत्थर फेंक सकता है? मेरा मानना है कि नहीं कर सकता है। अरे सरकार हिंसक हुई है, 7 लोगों के सीने में गोलियां किसने उतार दी? पात्रा जी, कभी किसान नहीं कर सकता। सरकार को हिंसक होने का अधिकार है, हिंसा करता है तो सरकार के पास अधिकार है हिंसा करने का। आप दिखा तो रही हैं, आप दिखा तो रही हैं, वहां कांग्रेस के एमएलए भड़का रही हैं। डीपी धाकड़ है जो कांग्रेस का लीडर है, वो क्या कह रहा है? आओ देखो ना, ताओ आग लगा दो। डॉक्टर पात्रा, अगर वो किसान नहीं है, आपको लगता है कोई साजिश रच रहा है, तो जेल में बंद कीजिए ना। आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं हमें समझ में आता है, हम समझदार हैं। कर तो रहे हैं, कांग्रेस है और कांग्रेस बिल्कुल कर रहे हैं। 18 लोगों के खिलाफ 18 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। वो जा तो रहे हैं जेल में, जा तो रहे हैं वो जेल में। अगर ये सब ना वो जा रहे हैं, वो जाएंगे जेल में, उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। ये सब किसान नहीं है, आप ये कह रहे हैं? ये इनमें से कोई भी किसान नहीं है जो सड़कों पर उतर आया है? नहीं, ये जीतू पटवारी किसान है। अरे सर, एक जीतू पटवारी उसको हटा दीजिए साइड में, जैसे रॉबर्ट वाड्रा किसान है वैसे ये किसान है। हटा दीजिए साइड में, बाकी हटा क्यों दे? बाकी ना एक क्यों हटा क्यों दे? बाकी हटा क्यों दे? ये आग लगाने की बोल रहा है। अरे आपके भाजपा के नेता हथियार बांट रहे हैं संबित पात्रा जी, उन पर क्या एक्शन लिया आपने? विजय सरदाना जी कुछ आंकड़ों के जरिए आपसे सवाल पूछेंगे। सुनिए, कौन हथियार बांट रहा है? कोई हथियार नहीं बांट रहा है। देखिए, अरे कल दिन भर वीडियो चला है आपके नेता का, आंकड़ों के जवाब दे रहा हूँ। अभय जी एक सेकंड। हाँ संबित जी, कहाँ पे वीडियो चला है? संबित जी, मेरा राहुल जी के घर में वीडियो चल रहा होगा। सर ये राहुल, सोनिया, कांग्रेस, ये सब अरे आप जी न्यूज पर चला है, किसानों को लेकर आपको जवाब देना है। आज किसानों को लेकर उस पर जवाब देना है। आज कौन जी न्यूज में चल नहीं रहा है? मेरे सामने तो चल नहीं रहा है वहां पे कोई वीडियो। डॉक्टर पात्रा नहीं होगा, रहने दीजिए, नहीं हो पाएगा ये। संबित जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमने एमएसपी बढ़ाया 50 रुपए। जी न्यूज तो आपके दूसरे प्रवक्ता कर रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं कि आप पिछले 5 साल का आंकड़ा उठा के देखिए, इस देश का इन्फ्लेशन कितना हुआ और एवरेज आपने जो एमएसपी बढ़ाया वो कितना हुआ। आप ही के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन 8 से 12% रहा पिछले 4 साल में। एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं। आपने जो एमएसपी बढ़ाया वो करीब एवरेज 4% बढ़ाया। इसका मतलब ये है कि किसान गरीबी में जा रहा है, गरीबी से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ का इन्फ्लेशन तो है 8 से 12% और आप उसको कंपनसेशन दे रहे हैं 4%। अब मुझे बताइए कि क्या किसान की खुशहाली होगी या किसान गरीबी में जाएगा? मैं आंकड़ों की बात करूं और दोनों सरकारी आंकड़े हैं। आप सीएससीपी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए और साथ ही साथ आप एनएसएसओ का इन्फ्लेशन डेटा देख लीजिए। कुल मिला के जो आपकी एमएसपी पॉलिसी है, मैं आपकी बीजेपी की नहीं, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं, चाहे आपके समय रही हो या कांग्रेस के समय रही हो, आने वाले समय में भी आप एमएसपी पॉलिसी को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही गलत पॉलिसी साबित होगी आने वाले समय में। ये आज मौका है जब भारत सरकार को अपनी कमोडिटी प्राइसिंग, खासकर एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसिंग की अप्रोच को बदलना होगा। अगर आप हर साल 4-4, 5-5% भी अगर एमएसपी बढ़ाएंगे, आपका माल खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा। उसके लिए आपको पूरा ध्यान टेक्नोलॉजी में देना पड़ेगा, किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे देना पड़ेगा, जिस पे सरकार ने कोई काम नहीं किया है। नहीं, एक सेकंड, कोई काम नहीं किया है। और इंश्योरेंस की जहां तक आपने बात करी, एक मेरी बात पूरा होने दीजिए। इंश्योरेंस की आपने बात करी, इंश्योरेंस कब मिलता है? जब किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। कह रहे हैं कि ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रही है। आप मुझे बताइए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है। आप मुझे बताइए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर हाउसिंग पे कितना पैसा लगाया? सबसे ज्यादा काम किया है सर। मेरा सवाल सुनिए, आप मेरा सवाल नहीं सुना आपने सर। लगाया है मनरेगा के माध्यम से 48,000 करोड़ रुपया। सर मेरे को ये बता दीजिए, मैं आपसे ये पूछ रहा के लिए ये सरकार काम नहीं कर रही है। जी मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है, मेरा सवाल आपने सुना ही नहीं। कितना आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर? मैं आपका सवाल सुना हूं साहब। नहीं सुना आपने। मेरी बात एक लाइन पूरा करने दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप सवाल ही नहीं सुनना चाह रहे, क्यों भाग रहे हैं? आप सवाल ही नहीं सुन रहे, से क्यों भाग रहे? सवाल सुनिए एक सेकंड। आप मुझे ये बताइए, सुनिए, आप सुनिए। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। पिछले 3 साल में
एग्रीकल्चर स्टोरेज फैसिलिटी कितनी क्रिएट हुई? मेरा सीधा सवाल है जो किसानों से डायरेक्ट रिलेटेड है। कितना कोल्ड स्टोरेज, कितनी कैपेसिटी क्रिएट हुई ताकि उनका पेरिशेबल खराब नहीं हो? कितनी अनाज के लिए स्टोरेज फैसिलिटी आपने क्रिएट करी ताकि उनका अनाज खराब नहीं हो? और कितनी मंडियों का मॉडर्नाइजेशन किया जो आपके मैनिफेस्टो में था? कितनी मंडी आपने मॉडर्नाइज करी? इन 3 सवाल का जवाब दे दीजिए, बाकी चीजों से मेरे को मतलब नहीं है। ठीक है, सुन लीजिए। पहली बात है जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का, और जो 3 सवाल आपने पूछा है, आप ये बात मानेंगे कि चाहे किसान का उत्पादन गांव के किसी भी कोने में हो और उसको कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचना है तो सबसे पहला विषय जिस पे ध्यान देना है वो सड़क पे है। मतलब तब तक वो सड़ता रहेगा, ऊपर सबसे ज्यादा एम्फेसिस, ताकि कोल्ड स्टोरेज तक कनेक्टिविटी बढ़ सके, तो वो महत्वपूर्ण है। सड़ता कैसे रहेगा? अगर सड़क ही नहीं होगा, कोल्ड स्टोरेज किसी कोने में बना होगा, सड़क ही नहीं होगा, तो जहां सड़कें हैं वहां तो बना देते कोल्ड स्टोर। 39 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बन रही सर, जहां पे ऑलरेडी सड़कें हैं वहां तो कोल्ड स्टोर भी बना सकते थे ना सर। अब आप मुझे सर सुन लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता मुझसे सवाल कर लेंगे, आप तो सुन लीजिए कम से कम सरदाना साहब। नंबर 1, तो जहां सड़कें हैं वहां कोल्ड स्टोरेज बनी है, और पहली बड़ी बात है, आप भी इस बात को मानेंगे, अगर इसी सरकार ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ रूरल सड़कें बनाई हैं। मैं एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं, मनरेगा में जहां पूरा पैसा पिलफरेज में जाता था, 35% पिलफरेज में जाता था, वहां अब रियल टाइम 5 लाख पॉन्ड क्रिएट करना, रियल टाइम, वह भी ताकि वहां कोई करप्शन ना हो सके, फार्म पॉन्ड्स क्रिएट किए गए हैं और उसको बढ़ा के इस बजट में और रखा गया है। ये इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले किसी सरकार ने क्यों नहीं किया? डॉक्टर पात्रा, सही बात है, आप फिर ये हमसे सवाल किसान पूछेंगे कि हम सड़कों 3 पर साल क्यों में है? फिर ये किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर पात्रा, मेरा तो बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर इतना कुछ हो रहा है जो आप मुझे बता रहे हैं, तो फिर अभय जी एक सेकंड रुकिए, मेरा सवाल आज आपसे नहीं है, मैं इसका उत्तर देता हूं। मेरा सवाल आज सरकार से है, उनके प्रवक्ता से। रुक जाइए, आप सिर्फ घी डालिए आग तो में। मुझे भी कुछ सवाल कर लेने दीजिए तथ्यात्मक। अरे सर, आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ना आप क्या कर रहे हैं? आप वायलेंट कर रहे हैं सिचुएशन को। आप संभालिए शकुंतला जी को, आप संभालिए जीतू पटवारी को। ये सरकार की सच्चाई में बताना चाहता हूं जो 3 साल में बीते हुआ है। इनकी सरकार क्या समर्थन मूल्य की सिफारिश कर रही, बताइए अपनी सच्चाई पे गुजरात की सरकार ने सीएसीपी को कहा, हमारी सच्चाई। अरे आप सुन लीजिए 1 मिनट, मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला समीर पात्रा जी, सुन लीजिए। फिर गुजरात चले गए। गेहूं के लिए वो कहते हैं गुजरात की सरकार की 2175 रुपए समर्थन मूल्य दीजिए, मोदी जी 1625 रुपए तय करते हैं। चने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार कहती है 6500 रुपए दीजिए, मोदी सरकार 4000 रुपए देती है। धान का मध्य प्रदेश सरकार कहती है 2600 रुपए दीजिए, आप 1510 रुपए देते हैं। गुजरात की सरकार 5500 रुपए कहती है, 4000 रुपए देती है। और सुन लीजिए, आप जो फसल बीमा का राग अलाप रहे थे, देखिए बोलने दीजिए समीर जी, आप सुन लीजिए। फसल बीमा योजना में 10,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों के खातों में गया है। आप जानते हैं आपकी राज्य सरकार ने, मध्य प्रदेश ने। अभय जी सारे तथ्य सामने रख दिए। नहीं रुबिका जी देखिए, जाने वाले नहीं है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 10 सेकंड, नहीं सर, आखिरी सवाल, क्या सर? आखिरी सवाल, सबसे ज्यादा, अरे क्या ये आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, ये आखिरी मौका है क्या अभय जी? क्या आप पॉलिटिक्स चमकाने का प्रश्न नहीं है, एक आखिरी सवाल किसानों तो लीजिए रूबिका जी, किसानों की प्रॉब्लम्स को सर हल करना है ना। ये आप अपनी डूबती नैया कोई पार लगाने में लगे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा का उद्घाटन किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कल घोषणा की है कि हम ऑप्शनल कर रहे हैं उस योजना को, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों के खातों में चला गया है। किसानों की अपेक्षा उसको रिव्यू क्यों कर रही है कर्नाटक? अगर फसल बीमा योजना इतनी अच्छी है तो आप भड़काएंगे किसानों को। आपको याद है चौरा चौरी? याद है? भड़काना हमने नहीं, गांधी के आदर्शों पर चलने वाली है ये पार्टी है। अरे 3 मांगे उन्होंने, आज सहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, किसानों की 3 मांगे मान लीजिए, सहयोगियों ने। और आपकी शकुंतला खटी कह रही है उपहास उड़ाया जा रहा है किसानों का। हिपोक्रेसी इसे कहते हैं।
अरे किसानों को समझाइए, अरे तो कांग्रेसियों के सीने में गोली उतार दीजिए। किसानों के सीने में क्यों गोलियां उतार रही सरकार? प्लीज पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन ऐसी कीजिए पॉलिटिक्स कि किसानों को फायदा हो। ऐसी पॉलिटिक्स कीजिए कि हमारे आप किसान नेता यहाँ पर बुलाए गए हैं आपकी पॉलिटिक्स देखने के लिए। नहीं, आप दोनों एक सेकंड के लिए खामोश हो जाइए। चौधरी साहब, आप एक बहुत खूबसूरत सी चीज भी लेकर आए हैं ताकि हम जैसे तमाम लोग किसानों की उस प्रॉब्लम को फौरन समझ जाएं। आप अपनी बात रखिए और उसके बाद वो डेटा भी हमें बता दीजिएगा। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि एमएसपी 1.5 गुना करना, कॉस्ट कम करना और 2 करोड़ रोजगार देना, इस विषय में इन्होंने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया, पहली बात। लेकिन इसके अलावा इन्होंने एक त्रिशूल का इस्तेमाल करके किसानों को मुसीबत में डाला, उनको खत्म करने का काम किया। एक है इनकी आयात निर्यात की नीतियां। अभी 2013-14 के मुकाबले इन्होंने इस साल जो है बम्पर प्रोडक्शन हुआ है 2 साल के सूखे के बाद। लेकिन जब बम्पर प्रोडक्शन होता है तो देश से एग्रीकल्चर कमोडिटीज का निर्यात करना चाहिए, बाहर भेजना चाहिए। इन्होंने उसका उल्टा किया, $10 बिलियन इंपोर्ट कर लिया ज्यादा 2013-14 के मुकाबले, और एक्सपोर्ट करा कम। तो यानी कि $20 बिलियन जो कि 1,30,000 करोड़ का जो है चपत किसानों को लग गई। दूसरा, जो ये कृषि मंत्री बता रहे थे अभी कि हम किसानों के उसके खिलाफ हैं, कर्ज माफी के, मैं इसको जो है संदर्भ में रखना चाहता हूं। इस ग्राफ चार्ट के जूम कर दें, थोड़ा सा जूम कर दीजिए ताकि ये सबको इस ग्राफ चार्ट के जो है माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में लगभग 9 लाख करोड़ का बैंकों का एनपीए है जो बड़े धन्ना सेठ और इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं चुका रहे हैं, और लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास ही इस देश में जो इनकम टैक्स है उसका बकाया है। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। और 8-9 लाख करोड़ ही हर साल बजट में बड़े धन्ना सेठों को छूट दे दी जाती है, तरह तरह के इंसेंटिव दे दिए जाते हैं। और यदि हम किसानों की बात करें तो किसानों का ये कर्जा भी लगभग 9 लाख करोड़ का ही है, जो पिछले साल की नाबार्ड की रिपोर्ट है उसके अनुसार। यदि धन्ना सेठ ये 27 लाख की लूट और छूट कर रहा है तो किसानों का ये जो है 9 लाख करोड़ का कर्जा क्यों नहीं माफ करते, जबकि किसान देने की स्थिति में नहीं है और धन्ना सेठ विजय माल्या की तरह लूट मचा करके जो है लंदन में जाकर के बैठ जाता है। इस प्रश्न का आप माकूल जवाब दीजिए। डॉक्टर पात्रा, मुझे लगता है आपने बहुत सीरियसनेस के साथ सुना होगा और बिल्कुल जवाब देना और ये जो चार्ट इन्होंने अभी दिखाया है बहुत छोटा सा एक किस्म का। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर। आप नहीं करेंगे तो कौन? आपने तो तकदीर तस्वीर बदलने के वादे और दावे किए थे। नहीं, बिल्कुल ठीक प्रश्न है, बिल्कुल ठीक प्रश्न है रूबिका जी, मैं जवाब देता हूं पूरे सीरियसनेस के साथ। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि देखिए कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको कि 9 लाख करोड़, शायद इन्होंने कहा 9 लाख करोड़ दिया गया है, ये 9 लाख करोड़ 3 वर्षों में नहीं दिए गए हैं। आप अगर देखेंगे ये 9 लाख करोड़ विगत वर्षों में विगत सरकार के समय दिए गए। आप देखिए 9,000 करोड़ जो विजय माल्या को दिया गया, ये मनमोहन जी और चिदम्बरम जी के कहने पर दिया गया। हमने तो 6,000 करोड़ रुपए उसमें से ऑलरेडी रिट्रीव कर लिया है, उनसे ले लिया है। भागा तो आपकी नाक के नीचे से। दूसरी इन्होंने, मैं बीच सरकार की मदद से भागा कि नहीं भागा? मैं बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज सुन लीजिए। सीबीआई का मुकदमा होते हुए भागा कि नहीं? वो सीरियसली इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता। अरे आपने पूरे मेरे डिबेट को इंटरप्ट किया। 9 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स जो है, दूसरा इन्होंने कहा कि इनकम टैक्स का जो है 9 लाख करोड़ रुपए का चूना लगाया है लोगों ने, इनकम टैक्स दिया नहीं है। ये भी सही कह रहे हैं। ये पूरे इतने बड़े देश में मात्र 1% लोग इनकम टैक्स देते थे। इसको डिमोनेटाइजेशन के बाद अब देखिए 91 लाख लोगों का हमने बेस बढ़ाया है। इनकम टैक्स जो नहीं देते थे या उसमें घपलती करते थे, इस सरकार ने उन पे शिकंजा कसा है। तो यही मैं बोल रहा हूं, ये पाप करके कांग्रेस चले गए, डिमोनेटाइजेशन के चलते तो हम ठीक तो कर रहे हैं, जो भी बेहतर होना था, आपका जो इरादा था वो नेक था, वो साफ था। ये अब पूरा देश बात कर रहा है, इस पर किसी को कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। मुझे ये बताइए कि अगर ये सारी चीजें करनी थी, इनकलाब रातों रात लेकर आना था, तो उससे पहले चीजें क्यों नहीं सेटल कर दी गई? क्यों नहीं किसानों के लिए कुछ पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया? अब वो बेचारा ये कह रहा है डिमोनेटाइजेशन के बाद मुझे पैसा ही नहीं मिलता है, मेरे हाथ में कैश ही नहीं होता है, सामने वाला मुझे दौड़ाता रहता है, महीने 2-2 महीने बाद पैसा आता है, तब तक मैं कर्ज में और डूब चुका होता हूं।
नहीं, इसमें जो हमने प्रोडक्शन किया बम्पर, वही फसलें आपने बाहर से मंगवा ली। इसको जरूर बताइए। में ध्यान में रखते हुए जब मध्य प्रदेश में, सर मैं निजी वाला बात नहीं कर रही हूँ, एक सेकंड चौधरी साहब, एक किसान नेता है, वो अगर कोई सवाल उठा रहे हैं तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। मैंने ये सवाल भी उठाया था कि ये $20 बिलियन का आयात निर्यात में जो आपने किया है, ये क्यों किया? जो यहाँ पर प्रोडक्शन बम्पर हुआ, आपने जो है 55 लाख टन का गेहूं, इंपोर्ट ड्यूटी जीरो कर दी उस पर। हाँ, 55 लाख टन गेहूं, यहाँ पर रिकॉर्ड उत्पादन है, वहां से 55 लाख टन गेहूं मंगा लिया। समझाइए ना सर, हमको समझाइए। दालें 225 लाख टन उत्पादन रिकॉर्ड हुआ, तो आपने 50 लाख टन वहां से मंगवा ली। अब 20 लाख टन का जो आपने बफर स्टॉक बनाया था वो सड़ रहा है, उसको लेने वाला कोई स्टेट नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि फौजियों को खिला दो, मतलब आप जवान के साथ भी जो है वही नीति अपना रहे हैं और किसान के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। नहीं, कब कहा? ना ये गलत बात है। आइए, कब कहा कि फौजी? सभी अखबारों कोई उठा नहीं रहा के लिए। बिल्कुल सरकार ने कहा फौजियों को खिला दो। अरे हाँ, ये बात है कि भाई फौज को दो इसको। आपने ये क्यों कहा कि फौजियों को खिला दो? फौजियों को खिला दो, ये रिपोर्ट आई है। देखिए, यही तो रिपोर्ट आई है, यही राजनीति है। अरे सर, रिपोर्ट आई है। कोई रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि ऐसी कोई रिपोर्ट मैं आपको दिखा दूंगा। स्टेट गवर्नमेंट उसको लेने को तैयार नहीं है, बफर स्टॉक को। नहीं, ये सड़ने को तैयार हो रही है, सड़ रही है। चलो भाई फौजियों को कम डिस्काउंट पे दे दो कुछ। बिल्कुल गलत बात कही कि सड़ा हुआ खाना फौजियों, बिल्कुल सड़ा नहीं है, ये सड़ा नहीं है। एक मिनट, वो सड़ा नहीं है अभी तक। गलत बात कही, वो सड़ा नहीं है। कोशिश नहीं होनी चाहिए कि सड़ा हुआ मैं क्या कह रहा हूँ, वो सड़ा नहीं है। आप कह रहे हो सड़ा नहीं कह रहे, सड़ा नहीं कह रहे, कहाँ वो रिपोर्ट नहीं? आप पता कर लीजिए एग्रीकल्चर, वो सड़ा नहीं है। हम कह रहे हैं और ये फौजियों को खिला दो। अरे यार, सड़ा कब कहा हमने? इन्होंने कहा वो खाना सड़ रहा है। मैंने ये कहा कि उसको लेने को कोई तैयार नहीं है। खिला दो, कहा ना सड़ रहा था। नहीं, सड़ नहीं रहा। मैंने कहा वो 100 रुपए में आपने इंपोर्ट किया, वो सड़ रहा है। मैंने कहा उसको लेने को कोई तैयार नहीं है क्योंकि वो महंगा है। कृपया करके देखिए, वो महंगा है भाई, वो 100 रुपए से ज्यादा का आपने इंपोर्ट किया है। हम जवाब देंगे, मगर सड़ा शब्द किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। हमने कहा कि वो बफर स्टॉक में से उठा नहीं रहा। एक सेकंड, मेरे प्रोड्यूसर ये बता रहे हैं कि आप जरूर सवाल पूछे, मगर राजनीति ना करें। एक सेकंड डॉक्टर पात्रा, मुझे क्लियर करने दीजिए। मेरे प्रोड्यूसर ये बता रहे हैं कि सर आपने बातों बातों में उस बात को सड़ा कहा था कि वो अनाज सड़ रहा है, और अब ये कहा जा रहा है कि उसे फौजियों को पहुंचा दिया ऐसा है ना, उसको कोई जो उठा नहीं रहा तो वो सड़ने की नियत आ रही है उसकी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर पात्रा ये कह रहे हैं कि फौजियों को हम ऐसा कोई खाना नहीं पहुंचाते हैं। डॉक्टर पात्रा ठीक है, ये चीजें माहौल बनता है, लोग बोलेंगे सरकार सड़े हुए खाना ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को आप समझ नहीं पाए थे, क्लियर हो गया। वो कहना पड़ता है कि भाई वो पड़ा हुआ, उसको कोई लेने वाला नहीं है तो वो सड़ रहा है, कहने का मतलब ये है। ये सब समझ रहे हैं डॉक्टर पात्रा। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि अगर बम्पर हार्वेस्ट हो गई है उस चीज की, तो उसको इंपोर्ट करने की क्या जरूरत थी? वो क्यों किया? जवाब दीजिए। हाँ, एक सेकंड उस सवाल का जवाब लेंगे। इसी से संबंधित सवाल ये था कि अगर बम्पर हार्वेस्ट हो गई है उस चीज की, तो उसको इंपोर्ट करने की क्या जरूरत थी? वो क्यों किया? जवाब दीजिए। हाँ रूबिका जी, मैं अभी टीवी से सुन पाया हूँ, हाँ, इसीलिए हम रुके थे आपके। टीवी से सुन के आपको जवाब दे रहा हूँ। थोड़ा सा शायद डिले भी हो, हाँ तभी शायद डिले भी हुआ होगा। देखिए, पहली बात तो है कि जहां तक एक बड़ी बात यहां सभी पैनलिस्ट ने माना है, कल तक वो हमसे प्रश्न पूछ रहे थे कि सरकार के समय में प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, इस पे हमें डांट रहे थे। आज सबने ये बात मानी है कि ओवर प्रोडक्शन और बम्पर प्रोडक्शन हुआ है। आप भी रूबिका जी ये बात बिल्कुल तथ्यों के आधार पर मानेंगी कि सरकार ने ऐसा कुछ काम किया होगा जो बम्पर प्रोडक्शन हुआ, चाहे वो यूरिया का विषय हो, चाहे इरिगेशन का विषय हो, जहां तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का विषय हो। मैंने आपको आरंभ में ही जो 1.5 मिनट आपने दिया था, मैंने उसमें कहा 70 लाख टन प्रोक्योर किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने गेहूं, ताकि किसी प्रकार की एमएसपी के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। अगर ये गलती हो तो आप मुझे बता दीजिए। 70 लाख टन हैज बीन प्रोक्योर्ड वीट को प्रोक्योर किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। विदेश से जो इंपोर्ट किया उसकी बात हो रही है यहाँ पर। विदेश से जो आप लाए माल, उसके बारे में बताइए। सरकार ने कि ये जो प्राइवेट कंपनियां थी उन्होंने एक सेकंड सर, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। हाँ अभय जी, एक सेकंड रुक जाइए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, वो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो सुन नहीं पा रहे। एक बार फिर से फोन कनेक्ट करूंगी। डॉक्टर पात्रा मैं आती हूँ आपके पास, और अभय दुबे जी मैं आपके पास भी आती हूँ। एक सेकंड, इसी से जुड़ता हुआ विजय सरदाना जी कोई बात अपनी रखना चाहते हैं, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। हाँ सर।
देखिए, भारत सरकार ने, मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा। जब भारत सरकार ने कहा था कि दालों की कीमत ज़्यादा है और एक इंसेंटिव के रूप में दालों के MSP बढ़ाए गए और ये कहा गया कि 30% एरिया MSP के आने के बाद दालों का बढ़ा है। अब ये सरकारी आंकड़ा था और सरकार का ही अनुमान था। अब सोचने की बात यह है कि जब आपने आंकड़ा खुद घोषित किया सरकार ने, उसी समय आपने कस्टम ड्यूटी क्यों नहीं बढ़ाई? उसी समय जब आपको पता था कि 30% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आएगा तो उसकी स्टोरेज फैसिलिटी क्यों नहीं क्रिएट की गई? जब आपको ये पता था कि 30% एक्स्ट्रा माल आएगा और हमें ये पता है कि जब माल आता है उस समय रेट गिरते हैं और खपत 12 महीने होती है, तो उसका प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का इंतजाम क्या था? सिर्फ ये कहना कि 30% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी। और आप ही के चैनल पे हम लोग ये कह रहे थे कि ये अगर एक्सेस प्रोडक्शन आया और जिस तरह से हमने स्टॉक लिमिट लगाई हुई है और जिस तरह से हमने जीरो ड्यूटी पे आयात चालू रखा है, ये जो भारत सरकार जिस बात की घोषणा के लेके आज तारीफ कर रही है, ये इसी अपने जाल में फंसेंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रधानमंत्री या सरकार के हिसाब से नहीं चलती है, बाजार के हिसाब से चलती है। और ये जब तक हम जागरूकता नहीं रखेंगे ये हमें दिक्कत आएगी। और जहां तक बात है डिमोनेटाइजेशन की डिबेट में, आज पूरा जो ट्रेडर है वो बाजार से बाहर है। रूबिका जी, हाँ अभय जी, मेरे पास वक्त की बिल्कुल कमी है, लेकिन आप 20 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मुझे वाइंड अप करना है। भाई 10 सेकंड। हाँ देखिए, ये जो बार बार संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि बम्पर प्रोडक्शन हुआ, तो 13-14 में 265 मिलियन टन का प्रोडक्शन था, वो इस बार एक्सपेक्टेड है 273 मिलियन टन। किया क्या है, एक नेक्सस बनाया और नियोजित तरीके से प्राइवेट कंपनियों ने कहा कि वीट का प्रोडक्शन बहुत कम होने वाला है, आप इंपोर्ट ड्यूटी जीरो कर दीजिए, और षड्यंत्र एक नेक्सस बनाकर इंपोर्ट ड्यूटी जीरो की और 50 लाख टन इंपोर्ट कर लिया। दाल भी उसी तरीके से इंपोर्ट की इन्होंने। मैं छोटी सी एक बात बताता हूं आपको, जो ये बार बार कह रहे थे कांग्रेस के समय 550 रुपए से सीधे हमने 1345 रुपए धान का, 630 से गेहूं 1400 रुपए, 1400 रुपए चने से 3100 रुपए, 1360 रुपए अरहर से 4300 रुपए, 200 से 300% तक MSP बढ़ाई, तब प्रोडक्शन बढ़ा। अब दाल की उम्मीद में ये प्रोडक्शन बढ़ा है संबित पात्रा जी। किसान उम्मीद कर रहा था कि फसलों के दाम मिलेंगे, लेकिन उसको पता नहीं था कि एक नियोजित षड्यंत्र जमाखोरों की तरफ से, आड़तियों की तरफ से होगा। इसके कारण ये परिस्थितियां निर्मित हुई है और ये डिमोनेटाइजेशन का डेमोंस्ट्रेशन भी है। जब मुझे ये लग रहा है 3 सालों में आप किसानों को बहुत अच्छी तरीके से समझने लग गए हैं। इससे पहले आपने कभी किसानों की परेशानी को नहीं समझा। ये 3 साल में गजब की समझ आप में आ गई है। काश की 3 साल पहले आ गई होती तो आज मुझे डॉक्टर पात्रा से ये सारे सवाल नहीं पूछने पड़ते, लेकिन आपने ये नहीं किया। और बदहाली हमारे देश की साहब ये है कि बम्पर फसल अगर यहां पर एक किसान की हो तो मजे आ जाए, लेकिन अगर सारे किसानों की हो गई तो ये हाल होता है जो आज हो रहा है। खरीदने वाला कोई नहीं रहता है और कोई भी बदलाव इसमें नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये अन्नदाता, वोटदाता आज की तारीख में दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने।